Hello students, today I am starting your chemistry book and our first unit is Fundamentals of Organic Chemistry. Fundamentals of Organic Chemistry. और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये जो आपकी जो बुक रहेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, क्योंकि दो बुक्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो वन बुक इज अटैच्ड विद द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये वाला जो बुक रहेगी इसके दो जो यानी कि जो सेकंड सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन उसमें से हो गया 2 यूनिट का, है ना। जैसे मैंने आपको कहा था 4 यूनिट्स का रहेगा, 2 यूनिट्स वहाँ से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से, 2 यूनिट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से। ये है फर्स्ट पेपर आपका। और इसी तरह से सेकंड पेपर रहेगा 2 यूनिट फिजिकल केमिस्ट्री में से और 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से। तो ये है 2 ऑर्गेनिक बुक्स है आपकी इस फर्स्ट ईयर में BSc 1 में। तो जो इसके फर्स्ट पेपर के साथ जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अटैच्ड है साथ है, इसमें से 2 सेकंड सेक्शन आना है, उसके मैं फर्स्ट यूनिट ले रहा हूँ, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जैसा आपको वर्ड से ही ये जो पूरे इनके वो जो वर्ड्स इन्वॉल्व हैं इसमें लाइन में, इस चैप्टर में हेडिंग में, कि फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि एकदम फंडामेंटल्स होता है बेसिक्स, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले मीन जैसे ये हेडिंग लगा है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द डेफिनेशन ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है भाई, फर्स्ट इन दी अर्लियर स्टेज मीन जब स्टार्ट हुआ हमारे पास एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और दूसरे इनको कंपाउंड्स को हमने ग्रुपिंग करना स्टार्ट किया, तो उस टाइम पे द कंपाउंड्स विच वर डिराइव्ड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी 2 आ गया, क्या ना, दैट इज फ्रॉम एनिमल्स एंड दी, किससे भी, एनिमल्स एंड वेजिटेबल। ठीक है, बोथ आर कंसिडर्ड एज द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो एनिमल्स और वेजिटेशन से जो हमारे पास जो कंपाउंड्स डिराइव किए गए थे, उनको स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में रखा गया था। फॉर एग्जांपल क्या होंगे, जैसे वेजिटेबल से शुगर, है ना, शुगर आ गया, अल्कोहल्स आ गया, ऑयल्स एंड फैट्स आ गए। क्लियर। तो इस टाइप के जो कंपाउंड्स थे, इनको किस कैटेगरी में रखा गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में। एंड द कंपाउंड्स विच आर derived from the mineral resources, जो कि हमारी अर्थ में से, जमीन में से जो कंपाउंड्स निकलते थे, उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता था। ठीक है, तो इस टाइप की कैटेगराइजेशन थी। इस टाइप में हम इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते थे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड के। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में से जो कंपाउंड्स डिराइव किए गए, जो निकाले गए, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएंगे, और जो अर्थ क्रस्ट से, जो मिनरल रिसोर्सेज से जो कंपाउंड्स पैदा होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। क्लियर। लेकिन लेटर स्टेज में आप जानते हैं फिर बाद में क्या हुआ कि द कंपाउंड्स ऑफ, अब इसमें से भी बाद में क्या किया गया कि स्पेशल कैटेगराइजेशन कर दी गई। आप जानते हैं आज की डेट में जो हम इसको क्या कहते हैं, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं, कौन से कंपाउंड्स लेते हैं, वी टेक ओनली दी कंपाउंड्स ऑफ द, और वो भी कार्बन और हाइड्रोजन के साथ बने, यानी कि हाइड्रोकार्बन। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी स्टडी द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। क्लियर। तो आज हम आजकल जो केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लेते हैं, तो एक और थे इसमें भी। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द कंपाउंड्स ऑफ द कार्बन। ठीक है, कार्बन से रिलेटेड जिन कंपाउंड को। लेकिन आप जानते हैं कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड में भी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसमें भी कार्बन लगा है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, उसमें भी कार्बन लगा, या कार्बोनेट्स को भी हम वी डोंट स्टडी इन दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वी स्टडी देम इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बोनेट्स में भी कार्बन रहता है। तो जो डेफिनेशन थी कि कार्बन के कंपाउंड की स्टडी को ही हम सिर्फ क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लेते हैं, वो भी डेफिनेशन में थोड़ी प्रॉब्लम थी। तो इसके लिए सिर्फ क्या कहा गया, अब द हाइड्रोकार्बन्स
and its derivatives which are studied in दिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब हमारे पास जो डेफिनेशन जो कंपाउंड्स हम स्टडी करते हैं वो है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आप जानते हैं अल्केन्स, अल्कीन, अल्काइंस वाले, है ना। तो उनकी स्टडी या उनके डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव्स हो गए, जैसे पीछे मान लो क्या था, इथेन था, एक एच हटाया और ओ एच लगा दिया तो ओल इथेनॉल बन गया, है ना। तो प्रोपेनॉल, इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, या इसी तरह से हमने क्या होते हैं, कीटोन्स होते हैं, जब ऑक्सीजन बीच में दो कार्बन साइड के जुड़े हों, CH3O CH3 ईथर्स हो जाएंगे, है ना, या CH3COO एसीटोन हो गया। तो ये कीटोन्स, ईथर्स और अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, इस टाइप के जो ये है, दे आर कॉल्ड द डेरिवेटिव्स ऑफ दिस दीज हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो इन्हीं की हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स हैं। तो इनकी जो स्टडी रहती है वो अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं, ठीक है भाई। तो ये था हमारे पास कि कहाँ से हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की ये जो इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट, इसमें भी से भी जो वाइटल फोर्स थ्योरी में जैसे कहा था पहले अर्लियर डेज में, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो ग्रोथ थी, जो फर्स्ट जो कंपाउंड था लेबोरेटरी में, एक्चुअली क्या था कि लेबोरेटरी में हमारे पास अभी तक कोई अपने हाथों से हमने नया वो कंपाउंड नहीं बनाते। अभी तक क्या किया था हमने, वी हैव डिराइव्ड दिस कंपाउंड्स फ्रॉम दी, किससे, फ्रॉम दी लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज फ्रॉम दी वेजिटेशन एंड दी एनिमल्स। तो ये अभी तक हम ये ही कर रहे थे, इनको इनकी एक्सट्रैक्शन वहीं से ही थी, लेबोरेटरी प्रोडक्शन नहीं थी, ठीक है। लेकिन इन 1815 Berzelius suggests that organic compound could be produced in the lab also. अब तक लैब में बनाने का कॉन्सेप्ट नहीं था। सो जो कॉन्सेप्ट था ये वाला कि जी नहीं, हम इनको सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ड्राइव कर सकते थे, तो वो यहाँ पे आके हमारे को उसको चैलेंज हुआ, है ना। क्या था, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही कहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन अब तो लैब में भी हम बनाने लगे, तो वो जो कॉन्सेप्ट था उसको चैलेंज हुआ। तो इन 1822 Holler, WHOLER, Holler is the man who, क्या किया उसने, who derived urea from the ammonium sulfate and this potassium cyanate। क्या रहता है, अब मैं रिएक्शन यदि शो करूँ, आपको बुक में दी हुई है वैसे, अमोनियम सल्फेट था NH4 twice SO4, ठीक है, NH4 twice SO4 प्लस 2 KCNO, साइनेट रहता है CNO के साथ, और आगे पोटासियम के लगा, KCNO के साथ इसकी रिएक्शन कराएं, देन फॉर्मेशन ऑफ ammonium cyanate takes place, that is 2 molecules of NH4CNO will be formed plus K2SO will be given out as a byproduct। या रिएक्शन मैं आपको दिखाई देता हूँ इसके वाला बुक पे जो है वाला, दिस इज द रिएक्शन। NH क्या कहा हमने, अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन हम कराएं किसके साथ, अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन हम पोटासियम साइनेट के साथ कराएं, यानी कि 2KCNO के साथ कराएं, तो हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा 2 मोलिक्यूल अमोनियम साइनेट के NH4CNO के, और प्लस K2SO4 विल बी गिवन आउट। तो ये था भाई पहला स्टेप, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए NH4 twice SO4 प्लस 2KCNO यानी कि पोटासियम साइनेट रिएक्ट करके हमारे पास 2 मोलिक्यूल अमोनियम साइनेट के आएंगे, और ये बाई प्रोडक्ट है, इसको हम भूल जाएंगे यहाँ पे, पोटासियम सल्फेट विल बी गिवन आउट एज ए बाई प्रोडक्ट। इन द नेक्स्ट स्टेप दिस 2NH4CNO that is ammonium cyanate, this undergoes rearrangement, and इसमें सिर्फ rearrangement ही होता है, और किसमें NH2C डबल बॉन्ड O NH2, यही फार्मूला है, सिर्फ यहाँ से 2H छूट के इस N के साथ लगे और ये ऑक्सीजन सेंटर में कार्बन के ऊपर आ गया, दिस इज नोन एज यूरिया, ठीक है भाई, इसी को ही यूरिया कहते हैं। तो दिस इज दी फर्स्ट कंपाउंड विच इज डिराइव्ड बाय दिस मैन कॉल्ड होलर। तो ये होलर ने दिया था पहला जो कंपाउंड था हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस वे में हमारे पास
जो थे वो फर्स्ट कंपाउंड लैब में बनाया गया। देन इन 1845 कोल गिव दी सिंथेसिस टू फॉर्म द एसिटिक एसिड इन द लैब। तो उसने एसिटिक एसिड बनाया लेबोरेटरी में, और इस तरह से फिर ये प्रोसेस चल पड़ निकला। तो ये जो हमारे पास जो था प्रोसेस पहले वाला, क्या कि ओनली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिराइव्ड ओनली फ्रॉम द लिविंग सोर्सेज, दैट इज अब ये कॉन्सेप्ट की जो वो चैलेंज हुआ, और लेबोरेटरी में भी कंपाउंड्स हमारे पास बनने लगे। अब तो आप जानते ही, नाउ वी हैव thousands of the compounds, organic compounds prepared in the laboratory या in the industry। ठीक है, तो ये था भाई हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमारे पास क्या था कि इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमें लेना पड़ता है। अच्छा, आप में से इसमें से भी स्टूडेंट्स, मेरे को भी पीछे भी एक दिन एक लड़की ने कॉल किया था कि क्या इसमें से भी क्वेश्चन इंट्रोडक्टरी पार्ट में से, क्योंकि इसको वाइटल फोर्स थ्योरी बोला गया है ना, क्या ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको मैं एक इस बारे में जो पेपर से रिलेटेड है वो ये बता देता हूँ। इंट्रोडक्टरी पार्ट में से नहीं आता, लेकिन इंट्रोडक्ट हमेशा जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट किया जाता है तो इंट्रोडक्शन उसकी देना जरूरी होता है। और साथ में आपको सिर्फ उसके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक्स आपके फ्रंट में दिए गए हैं, जो सिलेबस में, जो सिलेबस वाला पेज है आपके लगा हुआ आगे, उसमें वहाँ से जैसे इसी यूनिट की जो स्टार्टिंग है वो स्टार्टिंग है फिजिकल इफेक्ट से। ठीक है, तो फिजिकल इफेक्ट से इसकी स्टार्टिंग की गई है। लेकिन उससे पहले जैसे मैंने कहा, अब ये बात की हमने कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, किन किन कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे, कैसे ये बनते हैं। अभी भी अब इसके बाद जैसे आप जान गए कि हमने बता दिया कि हाइड्रोकार्बन और इसके जो डेरिवेटिव्स रहेंगे उनको हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे, है ना। अब इसमें से भी जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन मीन्स सी और एच। अब मेन जो एलिमेंट है, ऑलवेज रिमेंबर द मेन एलिमेंट इन दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कार्बन, है ना। तो कार्बन बॉन्ड कैसे बनाता है, क्वेश्चन इज नाउ दिस कि पहले ये कंपाउंड कैसे बनाएगा, कैसे ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाएगा। सो लेट्स सी। अब वी नो दैट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ द, अब इसको भी मैं दिखाता हूं आपको फिर से। कार्बन इज 6, एटॉमिक नंबर इज 6, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन इज 1s2 2s2 2p4 2s2 2p4। तो 2s2 वाला सेकेंड जो मेन एनर्जी लेवल है वो इसमें बैलेंस सेल है। सेकेंड जो सेल है वो बैलेंस सेल है, एंड दैट कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स इन दी s subcell and 4 in the p subcell। क्लियर। तो कितना है भाई हमारे पास, देर आर 6 इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस सेल। ओ सॉरी, मैंने इसको गलत लिख दिया, ये तो 8 कार्बन ऑक्सीजन के लिए हो गया। 2p2 1s2 2s2 2p2। सो देर आर 4 इलेक्ट्रॉन इन दी बैलेंस सेल। सेकेंड सेल जो है इसके में 4 इलेक्ट्रॉन है। सो नाउ कैसे बनता है बॉन्ड, नाउ कार्बन कैन मेक बॉन्ड। अब जैसे मैंने कहा इसके बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इधर इट विल लूज दीज। कैसे बॉन्ड बनेंगे, या तो ये चारों के चारों, अब देखिए बॉन्ड बनाने का मतलब होता है कोई भी जो एलिमेंट है दैट टेंड्स टू कंप्लीट इट्स ओक्टेट। ओक्टेट रूल है कि वो उसका अपना ओक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, अपना जो उस सेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हो, मींस दिस इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ मैक्सिमम स्टेबिलिटी, है ना। तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए कोई भी क्या है, या यूं भी कहें कि ईच एलिमेंट टेंड्स टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ द नोबल गैस, क्योंकि नोबल गैस को सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाता है। तो पीछे का नोबल गैस थी कार्बन से पहले की, कार्बन आता है 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। इससे पीछे जो नोबल गैस आती है वो है हीलियम विद एटॉमिक नंबर 2। ठीक है ना। और इससे बाद अगली जो हमारे पास नोबल गैस आती है वो है नियोन विद एटॉमिक नंबर 10। तो कार्बन को इसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन, है ना, 6 इलेक्ट्रॉन। सो कार्बन विल बी स्टेबल इफ इट गेन्स 4 इलेक्ट्रॉन, +4 हो जाए तब ये नियोन बन जाएगा। नाइट्रोजन लिख दिया मैंने, Ne होता है भाई, तो ये नियोन बन जाएगा, नियोन 10 बन जाएगा यदि इसको 4 इलेक्ट्रॉन मिले। एंड इफ पीछे को भी वैसा ही केस है
If -4 it loses these -4 electron, it will achieve the electronic configuration of helium. ठीक है, तो इसके पास दोनों तरफ को ही जाने के लिए means to lose and to gain, it has to lose 4 electron, it has to gain 4 electron to attain that state of maximum stability. तो जो हमने कहा था कि जो सबसे ज्यादा स्टेबल जो हमारे पास एलिमेंट्स है, दे आर नोबल गैसेस. तो नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अचीव करने के लिए कार्बन हैज टू लूज और गेन 4 इलेक्ट्रॉन. नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू for this carbon atom to gain 4 electron during the lose 4 electron during the chemical reaction, because that require very much high energy. ठीक है, ऐसा करने के लिए to lose the electron means बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है. तो जब रिएक्शन करते हैं तो उसके दौरान एनर्जी निकलती है, बट दैट इज नॉट इनफ टू लूज दी 4 इलेक्ट्रॉन. 1-2 इलेक्ट्रॉन के लिए हो सकता है अप्रोप्रिएट हो, इतनी एनर्जी हो जाती है ड्यूरिंग रिएक्शन, बट टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन नीड्स वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, सो दैट इज नॉट पॉसिबल ड्यूरिंग द रिएक्शन. सो देयर विल बी अनदर पॉसिबिलिटी. अब दूसरा पॉसिबिलिटी क्या था? कार्बन कैन गेन 4 इलेक्ट्रॉन. ठीक है ना, यदि ये लूज करता 4 इलेक्ट्रॉन तो ये पॉजिटिव 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता. और दूसरा केस बचा, यदि ये 4 गेन कर ले यानी कि -4 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाए. नाउ सी दिस केस टू बिकम -4. देखिए, कार्बन इज हैविंग 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन. ठीक है ना, कैसा केस है? 6p एंड 6 इलेक्ट्रॉन. 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन है. सो दिस इज एक प्रोटॉन का मतलब हुआ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मीन जो है नेगेटिव चार्ज. सो 1 प्रोटॉन कैन कंट्रोल 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, मान लो 1-2 ज्यादा भी कर ले तो कार्बन 1-2 नेगेटिव मीन्स 6 प्रोटॉन कैन हैंडल 7 और 8 इलेक्ट्रॉन. 1-2 नेगेटिव ज्यादा हो जाए, बट हियर कार्बन यदि 4 नेगेटिव बनना है तो मीन्स कार्बन हैज टू हैंडल 10 इलेक्ट्रॉन्स. मीन्स ये जो 6 पॉजिटिव चार्ज है इसको 10 नेगेटिव चार्ज को एकोमोडेट करना है, इसको हैंडल करना है. एग्जाम्पल भी मैं दूसरे ढंग से भी दे सकता हूँ. जैसे आजकल आपको न्यूक्लियर फैमिली और वो वाला कॉन्सेप्ट है. क्या होता है भाई, पहले हमारे पास बड़ी फैमिली होती थी, है ना, और एक मान लो सिंगल फादर है और उसके 6 चाइल्ड है ना. सिंगल फादर, ये वाला कार्बन का गैस लेते हैं, 6 चाइल्ड है. तो हाउ ही कैन मैनेज हिज फैमिली एक्सपेंडिचर? इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. ठीक है ना. तो लेकिन आजकल हम कैसे करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक वही फादर सर्विस पे है, इवन आजकल तो मदर भी कमाते हैं ना, लेकिन पेरेंट्स दोनों जॉब में हैं और 1 या 2 बच्चा होता है ना. स्मॉल फैमिलीज हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इजी टू हैंडल द एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली व्हेन वी हैव ए न्यूक्लियर फैमिली. एक छोटा परिवार हो तो हमारे फैमिली का खर्चा एक्सपेंडिचर चलाना आसान होता है, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल द एक्सपेंसेस ऑफ ए बिग फैमिली. 6 बच्चों का खर्च आज के ज़माने में. तो उसी टाइप में ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपके लिए, है ना, इससे कंपेयर ना करें. दिस इज द एग्जांपल कि इसी तरह से 6 पॉजिटिव चार्ज को यदि 6 नेगेटिव चार्ज हैंडल करना है, चलो 1-2 ज़्यादा मान. हेलो मोटो.